अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता क्या है? तो रेफ्रिजरेशन का जब हम वो लोग वर्ड सुनते हैं, सब सुनते हैं, तो हम लोग के ध्यान में क्या आता है? ठंडक। और हम जानते हैं कोई भी चीज़ ठंडी कब होती है? जब उसके अंदर से गर्मी निकलती है। तो ऐसे एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे पेट्रोल अगर हमारे हाथ पे गिरता है, तो हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है। तो वो भाप क्यों बनता है? क्योंकि वो गर्म होता है। कोई भी चीज़ भाप कब बनती है? जब वो गर्म होती है। ठीक, तो अब वो उसके पास गर्मी आई कहाँ से? तो वो हमारे हाथ ही से अपनी गर्मी लेके उड़ गया। लेकिन फिर हम देखते कि हमारा हाथ ठंडा हो गया। तो इससे क्या पता चला कि हम लोग के मतलब अगर गर्मी कहीं से निकाली जाए तो वो जो चीज़ ठंडी हो जाती है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में। हम्म, तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है? अगर सिंपली हम लोग कहें, किसी भी चीज़ से मतलब अगर हम लोग हीट निकालते हैं, वो भी एक कंट्रोल कंडीशन, यानी कि हम लोग को जो कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हीट निकाल रहे तो निकलते चली जा रही, हम लोग कुछ उस पर काबू ही नहीं कर पाए। ठीक, तो ऐसा मतलब एक कंट्रोल कंडीशन पे जितना हीट हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसी को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या काम करते हैं? टेम्परेचर को पहले तो कम करते हैं, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं उसी टेम्परेचर पे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को मेंटेन रखना है टेम्परेचर, तो क्या एक बार हम लोगों ने काम किया, एक बार मेंटेन कर दे तो क्या हमेशा हो जाएगा वो? नहीं, हम जानते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक ठंडी नहीं रहती। तो हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा कि उसको लगातार उसमें से हीट निकालते रहना पड़ेगा, अगर हम लोग को उसको मेंटेन रखना है किस और कम रखना है। अब ये कम रखने की बात किससे हो रही है? बाहर के एटमॉस्फेयर से हो रही है। ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की पे बात करते हैं, ये एयर कंडीशनिंग क्या होती है। तो सब जानते हैं हम लोग कि एयर कंडीशनिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आराम के लिए, यानी कि ह्यूमन के कंफर्ट के लिए, है ना। तो अब इसमें होता क्या है? इसमें भी सेम प्रोसेस ही वैसे ही है कि बस इसमें भी एक मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर, और कम किया जाता है। यानी कि पहले कम कर दिए टेम्परेचर, उसके बाद मेंटेन कर दिए, जैसे 25 डिग्री, 16 डिग्री, है ना। तो उतना मेंटेन करते हैं। तो इसी को कहते हैं एयर कंडीशनिंग। या और बात करें तो ये बस खाली एक इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है जिसमें हम लोग कंडीशनिंग ऑफ एयर का पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों है रेफ्रिजरेशन की। ठीक है। तो पहले हम लोग की ज़रूरत है कि हम लोग आइस यानी कि बर्फ़ वर्फ़ बनाते हैं। ठीक, अगले पॉइंट में हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री वगैरह, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ से भी इसका इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट वगैरह बनाने में। ठीक है, चीज़ों को बनाने में। अगला पॉइंट कह सकते हैं कि आप अपने आराम के लिए, यानी कि कंफर्ट के लिए, है ना। और अगली बात करें तो ये हम लोग को अगर खाने का कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना है, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगली बात करें तो बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जिसको हम लोग है ना ज़्यादा टेम्परेचर पे रखें तो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग को उसको कम ही टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। तो अगला पॉइंट ये हो गया कि हाँ, केमिकल वगैरह की इंडस्ट्री वगैरह में, है ना। तो और अगली बात करें तो किसी भी सामान को मतलब बर्फ़ बनाने के लिए हो गया, या एकदम मतलब ठंडा, उसको जमाने के लिए कोई भी चीज़ को यूँ कह सकते हैं। ठीक, अगली बात करें तो बहुत सी मेडिसिन वगैरह ऐसी होती है जिनको ठंडे ही रखना चाहिए, या दवाइयाँ ऐसी होती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। और अगली बात करें हम लोग तो कोई भी चीज़ बनाने में, मैन्युफैक्चर अगर हम लोग कर रहे हैं या मेटल वगैरह का ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से कई पॉइंट्स हम लोग अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये के साथ मैं बताते चलूँ कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन में डिफरेंस क्या है। हम लोग जानते हैं रेफ्रिजरेशन में एक मतलब रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, यानी कि जब फ्रीज व्रीज खोलते हैं हम लोग, यानी फ्रिज के अंदर जो सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि वो ट्रेटर वाली ट्यूब गई होती है जिसमें से लिक्विड पास करता है। फिर जब अंदर से वो गर्मी खींचता है तो लिक्विड वेपर में चेंज होता है ना। जब वेपर में चेंज होता है और वो वेपर जाता है कंप्रेशन में, फिर वो ऐसे प्रोसेस उसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ट्यूब से मतलब लिक्विड जो है पास हो रही है, लिक्विड अंदर की हीट खींच रही है, जैसे हम लोग पेट्रोल वाला एग्जांपल देखे थे कि हाँ, हाथ पे रखे, भाप बना और हाथ ठंडा हो गया। तो उसी तरह का वो भी समझ लो, अंदर के जो फ्रिज का सामान है वो हम लोग का हाथ समझ लो, और जो अंदर से पास कर रहा है वो हो गया पेट्रोल। तो पेट्रोल यानी कि जब अंदर से गर्मी खींचा वो भाप बना, उसके बाद चले गए कंप्रेसर के पास।
इसी तरह वो लगातार ठंडा करता जाता है। ठीक। अब एयर कंडीशनिंग के बारे में यानी कि एसी के बारे में देखते। एसी का क्या काम है कि वो मतलब उसके अंदर ऐसे ट्यूब वाला मामला नहीं कहेगी, इसमें ये कहेगी कि हम लोग ठंडी एयर फेंकता है, यानी कि जो हवा फेंकता है एसी, अगर हम लोग जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो ठंडी ठंडी हवा फेंकता है, तो जिसके ज़रिए से कमरा क्या होता है, ठंडा होता है। अब यहाँ पे एसी हम लोग रेफ्रिजरेशन में कम से कम टेम्परेचर अपना लेके जा सकते हैं, यानी कि तापमान जो है काफ़ी कम कर सकते हैं। लेकिन ये काम एयर कंडीशन यानी कि एसी में हम लोग को करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यही लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ जमाने के लिए, ना कि एसी का। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेशन यानी कि कितना असर पड़ रहा है उसका। तो हम लोग को देखना पड़ेगा किस चीज़ को, ठंडक को ना देख के हम लोग को गर्मी देखना है कि हाँ कितनी गर्मी उसके अंदर से निकली, क्योंकि उष्मा को हम लोग माप ले सकते हैं। ठीक। तो अब हम लोग जब उष्मा को देखेंगे कि कितनी उष्मा उसमें से निकली, जब उसके अंदर से इवोपरेटर से, जो मैंने बताया था इवोपरेटर से जब वो पास करती है, क्या लिक्विड या रेफ्रिजरेंट जो पास करता है, तो जब पास करते वक्त वो उसके अंदर से कितनी ऊष्मा निकालता है, या यूँ भी हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वह मात्रा जो ऊष्मा की जो कि हम लोग निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से कह लो या किसी भी स्पेस से, यानी कि फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर से कितनी ऊष्मा की मात्रा हम लोग निकालते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो जितनी मात्रा हम लोग निकाले हैं उसी को कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग को हाँ कितना ठंडा करना था तो उतनी मात्रा हम लोग ने निकाल दी है। तो ये हम लोग के अपने मर्ज़ी से होता है कि हाँ हम लोग को कितना ठंडा करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन की मात्रा हम लोग जानते हैं क्या होती है कि टन होती है। उसको किससे डिनोट किया जाता है, किससे लिखा जाता है, टीआर से लिखा जाता है। अब ये एक टन रेफ्रिजरेशन अगर बात करें तो ये होता क्या है, यानी कि हम लोग ने यूनिट की बात कर ले कि हाँ टन में होता है, तो ये एक टन रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो ये एक टन रेफ्रिजरेशन बस खाली ये समझ लो कि हम लोग को काम करना है, जैसे एक छोटा सा बर्फ़ अगर हम लोग अपने हाथ पे रखें तो हम लोग अगर वो पूरा पिघला दे तो देखते कितना ठंडा हो जाता है हम लोग का हाथ, है ना। तो इसी तरह एक छोटे से टुकड़े का जब ये हाल है तो हम लोग को पूरा इस पॉइंट में जो ये एक टन को डिफाइन करना है, बताना है, उसमें हम लोग ने पूरा 1 किलो आइस ले लिए। अब जो 1 किलो आइस लिए यानी कि 1 केजी आइस बर्फ़ को हम लोग और को करना है क्या, 24 घंटे के अंदर पिघलाना है। और कितने तापमान पे, 0 डिग्री पे। ठीक। फिर हम लोग को देखना है कि कितनी अंदर की गर्मी निकली बाहर, क्योंकि जितनी गर्मी निकलेगी उतना ही ठंडा होगा। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि बर्फ़ 0 पे ही सॉलिड भी बनता है यानी कि ठोस भी बनता है, और 0 डिग्री पे ही लिक्विड भी बनता है, जैसे हम लोग ने पहले देखा था थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। या फिर उसको छोड़ दो, बस खाली इतना जाने रहो कि जैसे वो गुप्त ऊष्मा होती है ना, अगर गुप्त ऊष्मा उसमें दे दी जाए बर्फ़ में तो वो लिक्विड बन जाती है, अगर गुप्त ऊष्मा निकाल ली जाए तो वो ठोस बन जाती है। उसी तरह लिक्विड और गैस का मामला भी है, गुप्त ऊष्मा दो गैस बन जाती है, गुप्त ऊष्मा ले लो तो वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट होता क्या है, यानी कि किसी भी रेफ्रिजरेंट की सीओपी क्या है। यानी कि जैसे पिछली बार हम लोग ने पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने देखा था कि इफ़िशियंसी क्या होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी वो रेफ्रिजरेशन उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब कि उतना ज़्यादा ही इंजन अच्छा वर्क करता है ना। तो इफ़िशियंसी में हम लोग ने तो ये देखा कि जितना ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी उतना ज़्यादा इंजन अच्छे से काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रेफ्रिजरेशन में तो यहाँ पे सीओपी वर्ड यूज़ होता है। अब ये सीओपी और इफ़िशियंसी के यहाँ पे सीओपी क्यों यूज़ होता है तो वो भी अभी बताऊँगा। तो पहले ये देख लो बस खाली कि सीओपी होता क्या है। सीओपी ये समझ लो कि अगर सिर्फ ये समझ लो एक अनुपात है, किसका अनुपात है कि जब हम लोग ने इवोपरेटर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जब पास करवाए तो कितना अमाउंट हीट को निकाला, यानी कितनी ऊष्मा की मात्रा को निकालता है, और किसका कि हम अपॉन कितना हम लोग को उसको काम करना पड़ा उतनी मात्रा निकालने के लिए। ठीक है, तो बस खाली इतना समझ लो कि सीओपी क्या होती है,
सी ओ पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डब्लू, यानी कि कितनी मात्रा उसमें से निकली बटे कितना हम लोग को काम करना पड़ा। ठीक, कब? जब उसमें से इवोपरेटर में से रिफ्रिजरेंट यानी कि पास हुआ। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सीओपी और इफ़िशियंसी में अंतर क्या है। ठीक है। तो जैसे मैंने एक फ़ोटो भेजा हो, उसमें अगर देखेंगे तो इफ़िशियंसी बराबर लिखा है T1 माइनस T2 अपॉन T1। लेकिन यहाँ अगर सीओपी की बात करें तो T1 अपॉन T1 माइनस T2 है। ठीक, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, एक सीओपी और इफ़िशियंसी में अगर संबंध की बात करें तो कैसे हम लोग बना सकते हैं कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि सीओपी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इफ़िशियंसी यानी कि ईटा। ठीक, अब यानी कि यही बात को हम लोग ने जो बोला है उसी को हम लोग अगर एग्ज़ाम में मान लो आता है तो इसी पॉइंट को हम लोग लिख देंगे कि व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल होता है सी ओ पी किसके, इफ़िशियंसी के। ठीक, अब ये दोनों में हो गया। और हम लोग अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो अगर हम लोग मान लो टेम्परेचर लेते हैं T1 इज़ इक्वल टू 2 मान लो और T2 इज़ इक्वल टू 1 मान लो। ठीक है, तो 2 और 1 ले लिए। अब दोनों फार्मूले में 2 और 1 एक बार रखना। ठीक है, फिर उसके बाद T1 यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर है, T2 यानी कि कम टेम्परेचर है, फिर अपने हिसाब से ज़्यादा कम करके देखते रहना। यानी कि T1 को चाहे जितना बढ़ाओ और T2 को T1 से हमेशा कम रखना। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा कि इफ़िशियंसी जो है हमेशा 1 से कम आएगी, लेकिन COP जो है हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। तो अगला पॉइंट यही है कि COP हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। ठीक, अभी तक हम लोग ने रेफ्रिजरेशन बहुत कर लिए। अब देखते हैं कि कितने तरह के रेफ्रिजरेशन है। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन की बात करें तो एक रेफ्रिजरेशन ये हो गया कि आइस रेफ्रिजरेशन, जहाँ पे हम लोग बर्फ़ वगैरह जमाते हैं। दूसरा एयर रेफ्रिजरेशन वाला सिस्टम होता है। तीसरा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। अगला पॉइंट बात करें तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। तो जो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये अपने कोर्स में है, और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये भी अपने कोर्स में है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से हम लोग समझेंगे आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं तो स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है एक। उसके बाद देखें तो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। उसके बाद कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। फिर मिक्स्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। फिर वॉल्टक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अगला स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। यानी कि कुल मिला के इतने तरह के रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। या हो सकता है कि इसमें जगह कम पड़ रही हो तो हो सकता है कि आगे मतलब और भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो। तो फिलहाल हम लोग ने तो इतना ही दिया है। ठीक है, तो इतने रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें से हम लोग को 2 पढ़ना है जो कि मैंने अभी बता चुका हूँ। उसको आगे अच्छे से समझिए। वह ऊष्मा जो किसी के तापमान में बिना परिवर्तन करे उसके मतलब जो फेस होता है यानी कि सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो सॉलिड में परिवर्तन कर दे। ठीक है, लेकिन उसके तापमान में कोई असर ना पड़े, वो होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि ये रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में। ठीक है, अब ये रिवर्स कार्नोट साइकिल होती क्या है। रिवर्स कार्नोट साइकिल को हम लोग ने पहले एक बार कार्नोट साइकिल को देख चुके हैं पिछले साल थर्मोडाइनमिक्स में, जिसमें हम लोग ने देखा है कि कार्नोट साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो कि 100% इफिशियंसी देती है। ठीक है, वो 100% दक्षता देती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या है। तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल भी एक रेफ्रिजरेशन की एक ऐसी साइकिल है जो कि मैक्सिमम परसेंट सीओपी देती है। ठीक, यानी कि मैक्सिमम परसेंट हम लोग को सीओपी दे रही है रेफ्रिजरेशन की। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। तो जैसे मैंने फ़ोटो भेजा हूँ तो हम लोग उसमें देखेंगे 1 से 2 प्रोसेस एक है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और 2 से 3 जो प्रोसेस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो चलो अब हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक, अब प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग अगर TS डायग्राम में देखें यानी कि टेम्परेचर और इंट्रोपी वाले डायग्राम में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन गई है, मतलब कांस्टेंट इंट्रोपी वाली लाइन गई है। अब कांस्टेंट इंट्रोपी का क्या मतलब हम लोग समझे कि ये कांस्टेंट इंट्रोपी क्या कह रही है।
तो इसका एक छोटा सा मैं मतलब बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान में रख लेना कि इंट्रोपी, अगर हम लोग इंट्रोपी वर्ल्ड की बात करें कि इंट्रोपी क्या होती है, तो इंट्रोपी यानी कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो यूनिवर्स है उसकी इंट्रोपी हमेशा बढ़ते जा रही है। ठीक, अब ये इंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है तो एक सवाल कि क्या ये रुक सकती है, या ये मतलब कि यहाँ पे तो जो लाइन दिखाया गया है कि एकदम कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कैसे होगा। और कांस्टेंट अगर हम लोग को इंट्रोपी को करना है तो उसके लिए हम लोग को लाइट की स्पीड सब जानते हैं कितनी होती है, उस रफ्तार में हम लोग को जाना पड़ेगा। और अगर उस रफ्तार में हम लोग जाएंगे तो यूँ समझ लो कि इंट्रोपी उस समय कांस्टेंट हो जाएगी। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि ये आइसेंट्रोपिक वो आइसोथर्मल की बात करते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी कि टेम्परेचर में उसके ज़रा भी चेंज ना हो, यानी कि फ्रिक्शन हल्का सा भी ना हो। अब ऐसा हम लोग कैसे करें कि फ्रिक्शन एकदम ना हो। तो फ्रिक्शन एकदम ना होने के लिए बात करते हैं कि हम लोग को इतना स्लो चलना पड़ेगा, इतना स्लो कि ये समझ लो काफ़ी टाइम बीतता चला जा रहा है और लग ही नहीं रहा है उसमें कुछ चेंज हुआ है। ठीक, इतना स्लो। तो यानी कि एक चीज़ देखिए हम लोग कि लाइट की स्पीड यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा है, और मैं एक बात करूँ कि इतना स्लो कि उसमें लग ही नहीं रहा है कि एक सेकेंड भी बीता अभी तक। ठीक, यानी कि सालों गुजर गए, एक सेकंड ही नहीं लग रहा है कि बीता। और एक है कि आग बंद हुई नहीं कि गया ख़त्म। तो ये दोनों के दोनों को हम लोग यहाँ पे कार्नोट साइकिल में दोनों चीज़ को दिखा रहे हैं। अब ये जो कार्नोट साइकिल की अब मैं बात करूँ तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकती है, खुद ही अगर हम लोग सोचे एक इतनी स्पीड में जा रही होगी इतनी स्लो, तो दोनों के नेचर अगर हम लोग देखें तो दोनों अपोजिट नेचर के, जो कि अपोजिट नेचर का एक साथ दोनों एक बैग चेंज होना ये पॉसिबल नहीं। तो ये कार्नोट साइकिल वैसे रिवर्स कार्नोट साइकिल हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन हम लोग ने इसका यूज़ क्यों किया, फिर यहाँ इतना हम लोग पढ़ क्यों रहे जब ये हो ही नहीं सकता है। तो ये समझ लो ये मैक्सिमम मतलब कि वो बताता है, मैक्सिमम सीओपी बताता है, तो जिसकी कंपेयर करके हम लोग है ना सीओपी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग को एक दे दिया गया है कि 10, अब 10 ये सबसे ज़्यादा है। ठीक, अभी हम लोग 3 पे, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे। तो अगर खाली 3 दे तब तो हम लोग को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम लोग 10 को देखेंगे और 3 को देखेंगे तब देखेंगे हाँ हम लोग बहुत कम है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने कोई मान लो 6 पे आते तो हम लोग कहेंगे कि हाँ अब इसकी वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि सीओपी बढ़ गई है। आखिरी अगर हम लोग पॉइंट की बात करें या आखिरी टॉपिक की, तो बस वही है कि क्या क्या कहाँ पे हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है रेफ्रिजरेशन की, इसका मेन काम क्या क्या है। तो पहला फूड को बचाना, जैसे आलू वगैरह गोदाम में रखा जाता है तो वहाँ पे वो सब ठंडे कंडीशन में रखे जाते हैं, तो वहाँ रेफ्रिजरेशन और कंडीशन का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं केमिकल के बारे में बता चुका हूँ, इंडस्ट्री हो गया या ट्रांसपोर्ट कर रहे कोई सामान इधर से उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ सब इसका इस्तेमाल होता है। और किस लिए इस्तेमाल होता है कि हम लोग अपने कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे घरों में हो गया या स्कूल में हो गया या ऑफिस में हो गया या होटल वगैरह में हो गया या कोई भी दुकानों में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, नाव में, मतलब कहीं पे भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में कैसे होता है वो भी मैंने बता चुका हूँ कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसको बिना ठंडा करे नहीं कर सकते, उसको ठंडी कंडीशन में रखना पड़ता है। ठीक, तो ये सब बातें हो गई, ये सब हम लोग पॉइंट अपने से बना के लिख सकते हैं। ठीक है।